तो आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ वायरिंग। ठीक है, कि अभी तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखे, ट्री सिस्टम के बारे में देखे। तो इतना करने के बाद अब हम लोग वायर और केबल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि अब हम इतना करने के बाद हम किस प्रकार के वायर को चूज करेंगे। टाइप ऑफ वायर तो देख ही लिए। अब हम वायर को चूज करने के लिए किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे, बस उसका ध्यान रखना है। क्योंकि वायरिंग करना है ना, वायरिंग के लिए हर एक कंडीशन को देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा कस्टमर है वो उसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कैसा है। सबसे मेन चीज तो यही होता है, वो बहुत ज्यादा अमीर है क्या, या वो बहुत ज्यादा गरीब है, या वो मीडियम परिवार से है। तो मतलब उस कंडीशन के अनुसार भी वायरिंग होता है। ठीक ना, कि हम महंगा वायरिंग करें, सस्ता वायरिंग करें, कॉस्ट वेरी हाई हो, कॉस्ट मीडियम हो, कॉस्ट लो हो, सबसे बड़ा फैक्टर यही हो जाता है। तुमको वायर उसी के अनुसार तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अगर हम सिलेक्शन ऑफ वायर अगर हम वायर का बात करें कि हम वायरिंग में कैसे हम वायर को सेलेक्ट करेंगे, किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले तो आ गया ना, हम इनिशियल कॉस्ट का ही तो बात करेंगे। कॉस्ट को देखेंगे कि हम जिसका हम वायरिंग कर रहे हैं उस कस्टमर कितना खर्च करना चाह रहा है। ठीक है, उसके अनुसार हम क्वालिटी को चूज करेंगे। ठीक ना, उसके बाद है कि जो वायर हम चूज कर रहे हैं वो वायर लंबा समय तक चलना चाहिए। ठीक ना, पता चला ऐसा नहीं हो कि हम आज वायर को हम खरीदे, 1 साल के बाद वो वायर पूरा भंगुर होते जा रहा है, मतलब उसका इंसुलेशन ना डैमेज होते जा रहा है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पा रहा है। तो वो वायर लंबा टिकाऊ होना चाहिए। उसके बाद उसका मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर हम उसमें किसी प्रकार का डिवाइस लगाए और किसी कारण बस वो, पता है ना कि ऐसे तो हम क्या करते हैं, उसको तो सपोर्ट देते ही देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट के डिवाइस को वो वेट को वो बर्दाश्त कर सके, मतलब उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ सही होना चाहिए। अगर हम बात करें क्या उसको बोल सकते हैं, अगर एकाएक सडन कहीं पे आग लग जाए तो उस केस में उसे मतलब होता है ना कि वो तुरंत डैमेज ना हो, पर उसे प्रोटेक्ट करने का टाइम हमें मिलना चाहिए। मतलब हमें फायर के समय उसे हम सेफ्टी प्रदान कर सके, उस वायर में थोड़ा बहुत वो चीज होना चाहिए। ये सब चीज इसका हो गया तुम्हारा सिलेक्शन के लिए किस किस चीजों का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हो गया अपियरेंस, कि अगर हम किसी भी वायर को अगर हम, पता है ना कि अगर हम चूज कर रहे हैं तो कम से कम देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। मतलब होता है ना कि डिजाइनिंग ये सब अगर रहेगा तो थोड़ा सा मतलब वायरिंग देखने में अच्छा लगेगा, बस वैसा कुछ उसमें आपको है नहीं। फिर हो गया तुम्हारा, चलो इतना तो हो ही गया, बाकी पहले इतना को लिखते हैं फिर देखते हैं आगे। जैसे देखो, हम यहाँ पर क्या बोले, स्क्रीन मेरा विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ वायर, ये पॉइंट है ना, इसको हम बोल सकते हैं, इसको तुम VVI करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सिलेक्शन ऑफ केबल, सिलेक्शन ऑफ वायरिंग, ये सब ना एकदम पता है कि अपने कॉपी में एकदम इंपॉर्टेंट करके उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुमको जनरली 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स में मतलब बहुत ज्यादा चांस रहता है आने का। कि 5 को पॉइंट लिखिए या फिर 5 का डिस्क्रिप्शन लिखिए, कुछ है नहीं, एकदम आराम से बता सकते हो। कर रहा है सिलेक्शन ऑफ वायरिंग, तो सिलेक्शन ऑफ वायरिंग के लिए में क्या किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ा। इनिशियल कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इनिशियल कॉस्ट क्यों, इनिशियल कॉस्ट एडॉप्टेड मस्ट इकोनॉमिकल टू सुइटेड कंज्यूमर, जो तुम्हारा कंज्यूमर है उसके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को तो देखना है ना। पता चला कि वो 10,000 भी खर्चा नहीं कर पा रहा और हम उसे सामान लिखवा रहे हैं 1 लाख का, हम उसे हम दे रहे हैं कि हाँ आप जितना भी आपको सामान लगेगा वो टोटल प्राइस जो है 1 लाख रुपया है। कहाँ से परचेज कर पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसके अनुसार हम उसकी क्वालिटी को भी देखेंगे कि जितना उनके पास इनकम इकोनॉमिकल मतलब है, तो उसके अनुसार हम जितना भी डिवाइसेस हो सकता है या फिर वायर हो सकता है या फिर जो भी है उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट तो मेरा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। फिर ड्यूरेबिलिटी हो गया। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि ये कोई भी केबल या फिर वायर जो हम मंगा रहे हैं वो थोड़ा लंबे समय तक चलना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, हम उसको उतना नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग पढ़ लेना।
ये ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि इंस्टॉलेशन में वो मैकेनिकल प्रोटेक्ट कर सके डिवाइस को। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन उसका हाई होना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर क्या कर रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल selecting an individual system. The system adopted should be free from risks of fire as far as possible. मतलब जितना हो सके आप उस वायर का यूज कीजिए जो फायर से ज्यादा डैमेज ना होता हो। ठीक है, जितना हो सके। तो उसमें भी तो प्राइस ही डिपेंड कर, जितना अच्छा प्राइस लगाओगे उतना अच्छा फायर से बचने वाला तुमको वायर मिलेगा। कम प्राइस लगाओगे वो थोड़ा जल्दी डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी फ्रॉम वायर का ये भी पॉइंट का ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया एपियरेंस। एपियरेंस का भी ध्यान रखना है। एपियरेंस क्या होता है, तो मतलब जो हम वायरिंग करेंगे तो वायरिंग करने के बाद जो वो दिखने में थोड़ा बहुत उसका डिजाइनिंग वो थोड़ा बहुत बेटर होना चाहिए। यही सब है, और कुछ खास तो ऐसा है नहीं। फिर कह रहा है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हम जो वायर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अच्छा हम वायर ही बोल रहे हैं, या फिर हम मतलब हो सकता है हम हर एक चीज का बात बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वायरिंग का बात कर रहे हैं तो ओवरऑल डिवाइस का बात कर लो, हम वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर ही ऐसा नहीं है, किसी भी डिवाइस का जो वायरिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो हर एक डिवाइस का हम बात कर रहे हैं। उसका इनिशियल कॉस्ट को देखना है, ड्यूरेबिलिटी देखना है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देखना है किसी भी केबल्स या डिवाइस का, ठीक है, कि उसका मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी प्रकार का अगर उसमें चोट पहुंचे तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, पता चला कि कोई, हम मान लीजिए हम मीटर यूज कर रहे हैं और उधर से कोई गलती से किसी का हाथ उसमें टच हो गया तो वो मीटर ही खराब हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इतना उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी फ्रॉम वायर फायर हो ही गया। अपेयरेंस हो ही गया कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट हो जब देखने में अच्छा होना चाहिए। देखते होगे स्विच, कि स्विच तुम्हारा बहुत प्रकार का है। एक नॉर्मल स्विच होता है जो उससे फैन ऑन ऑफ होता है, एक एकदम हाई लेवल का स्विच जिससे लगता है देखने में कि ये मतलब स्विच को देख करके हम बता सकते हैं कि बहुत कॉस्टली स्विच होगा। ठीक है, उसका डिजाइनिंग थोड़ा सा बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या क्या मतलब कलर डाल देता है, कुछ अलग सा के मेटल उसमें मिला देता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्राइस बढ़ गया लेकिन उसका एपियरेंस भी बढ़ गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए, उसके अनुसार हम वहां पे सिलेक्शन करेंगे वायरिंग का। अब एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी हो गया कि जब हम वायरिंग किसी प्रकार का कर दिए, ठीक है, तो अगर हमें किसी पर्पज से हमें वायरिंग में कुछ एक्सटेंड करना हो, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा रूम बना दिए, अब हमें उस रूम में वायरिंग को ले जाना है, ठीक है, तो आप ऐसा वायरिंग को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप फ्यूचर में किसी मतलब नया कनेक्शन देना हो तो आप उसे इजीली दे सकते हैं, इजीली उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किसी में खराबी आए, किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी वायर या केबल में कुछ प्रकार का प्रॉब्लम आए तो उसे मतलब इजीली रिपेयर कर सको। ठीक है ना, तो वो एसेसिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद लाइफ, लॉन्ग लाइफ चलना, जिसका मतलब ऐसा सिस्टम का यूज करो जो जो बहुत लंबे समय तक वो वायरिंग चल सके। मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब कभी दोबारा कभी इसको रिपेयर करने का बात आए तो ज्यादा हाई कॉस्ट इस पर ना लगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वायरिंग नहीं करेंगे, इजी वायरिंग करेंगे, ताकि किसी जब दोबारा ये सब चीजों में कभी हो गया कि किसी कोई डिवाइस खराब हो गया तो उसे अच्छे से रिप्लेस कर सके। पता चला डिवाइस खराब हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइस का कनेक्शन कहाँ से था, अब हर एक चीजों को बस देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट दिया हुआ है, 8 पॉइंट को बस अच्छे से देख लेना, बाकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे मेन आता है रूल्स। वायरिंग का रूल्स क्या है, अब यहाँ से ना हर एक चीजों को एकदम ध्यान से पढ़ना रूल्स के बारे में। ये तुम्हारे डेली लाइफ में मतलब हमेशा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब तुम्हारे घर में कभी कोई मतलब मान तुम ही बल्ब या कुछ मतलब कनेक्शन कर रहे हो, या फिर तुम्हारे घर में कोई मिस्त्री आकर के उस सब चीजों पे काम कर रहा है, तो अब तुमको नोटिस करना है हर एक चीजों पे, हर एक चीजों के डायमेंशनिंग पे, फिर उसका लेंथ पे, वो कहाँ पे कैसे लगा रहा है, उसका क्वालिटी कैसा है, वो उसका रेटिंग क्या है, हर एक चीजों को तुमको देखना है। ठीक ना, मतलब जानकारी रखते जाना है।
जैसे देखो पहला बोल रहा है, मेरा वॉइस क्लियर है? कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है। रूल्स फॉर वायरिंग। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू आईएसआई द टोटल लाइटनिंग लोड इन सब सर्किट शुड नॉट बी मोर देन 800 वाट या 10 पॉइंट्स विच ओवर इज लेस फॉर एस्टिमेटिंग द लोड द फॉलोइंग वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड फॉर इंडिविजुअल पॉइंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसका जो कहना है ना कि आप जो सब सर्किट बना रहे हैं, जैसे हम एक मेन लाइन हम लिए जो हम घर में आया, घर से मेन लाइन के बाद क्या हो गया, एक मेन लाइन एक लाइन में आ गया रूम में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम में गया, कोई किचन में गया, कोई बाथरूम में गया। तो कह रहा है कि आप जो रूम में गया वही तुम्हारा सब सर्किट हुआ, ठीक है। तो वो जो सब सर्किट का जो रेटिंग होना चाहिए एज अ आईएसआई के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या बोला कि अगर हम इसमें काउंट करना चाहें तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का मान लिया 40 वाट है, ठीक है, ये सब फिक्स है। कि मतलब जैसे यहाँ पे कुछ चीज का ना वैल्यू दिया जाता है कि आप घर में किस डिवाइस का यूज कीजिएगा, क्योंकि उसको ऑल इंडिया का प्रॉब्लम देखना है, वो तुमको बिजली दे रहा है, तो उसके पास भी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए ना कि कैलकुलेशन उसका कैसा है। तो हम इसे मान लिया जाए, मेरा बात पे ध्यान देना, जैसे हम मान लिया जाए हम उसको 2 kVA का हम उसे मतलब पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 पंखा लगा हुआ है, 10 बल्ब लगा हुआ है, और फिर कुछ और भी डिवाइसेस लगा हुआ है। तो एज अ आईएसआई अपने अकॉर्डिंग मान करके चलेगा कि अगर हम फैन का बात करें तो फैन का जो बोल सकते हैं वाट होगा वो कुछ, यहाँ पे देखो 60 लिखा हुआ है तो चलो 60 होगा, ठीक है। हम बल्ब का बात कर रहे हैं तो हम जो बल्ब यूज किए वो मान लिया जाए 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। हम 100 वाट का बल्ब है, फैन को हम 70 वाट का मान लेते हैं, फैन मेरा 70 वाट का बल्ब है। उसके बाद कुछ और तुम मान लो, जैसे लैंप, ये हम फ्रिज बोल रहे हैं, हम फ्रिज का इस्तेमाल किए, वो भी कुछ 100 वाट का होगा। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे ना तो मे बी मतलब वो 900 वाट से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम फैन 10 फैन यूज कर रहे हैं। तो चलो एक रूम का ही बात करते हैं, ये 70 वाट हो गया, बल्ब इतना हो गया और 3 4 इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो मान करके चलते हैं कि वो अच्छा खासा वो मेरा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, अब आईएसआई क्या जोड़ेगा, हम आईएसआई को इंफॉर्मेशन दिए कि मेरे रूम में एक फैन है, ठीक है, मेरे रूम में एक फैन है, एक बल्ब है, और फिर एक फ्रिज है, मान करके चलते हैं। तो आईएसआई जोड़ेगा कि आप फैन यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 60 वाट का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एक बल्ब यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप बल्ब बल्ब का कितना रख सकते हैं, चलो वो तो एलईडी बल्ब को ही प्रीफर करेगा, वो तो तुमको रेड बल्ब का देगा नहीं, देगा तो फिर तुम्ही को पे करना पड़ेगा। तो मान के चलते एलईडी बल्ब के अकॉर्डिंग वो मान के चलता होगा कि ठीक है आप 20 20 वाट तक चलते हैं, कि आप 20 वाट तक यूज कर रहे होंगे। फ्रिज का है, अपने मन से बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई फ्रिज लिखा हुआ नहीं है, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रिज है, उसके अकॉर्डिंग है कि चलिए आप 80 वाट का यूज कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो वो बताया। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये तुमको 160 वाट के आसपास आएगा, वो तुमको इसके हो सकेगा कि अच्छा इस घर में 160 वाट का मतलब लोड जा रहा होगा, लेकिन यूज की तुम कितना कर रहे हो, तुम यूज कर रहे हो 270 वाट का, ठीक है, 270 वाट का। तो अगर हम ऐसा देखें कि ये 160 वाट में काम चल सकता था लेकिन यहाँ 270 वाट जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा 160 वाट पे बहुत अच्छे से काम जा सकता था, लेकिन तुम बिना मतलब का 110 वाट एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। ऐसा क्यों हुआ, तो हम फैन का क्वालिटी खराब यूज कर रहे हैं, हम ऐसा फैन यूज कर रहे हैं जिसका मतलब जो रेटिंग जो वो पावर कंज्यूम कर रहा है वो 60 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो चेक कर दिया ना तो उस समय तुमको वो सीधे फाइन मारेगा कि आप 70 वाट का क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि हम आपको बोले थे कि आप मैक्सिमम 60 वाट ही यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये फिक्स है कि तुमको फैन 60 वाट ही रखना है, ठीक है।
ये हम लीगल बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 60 वाट ही होना चाहिए, या आप उससे कम का यूज कीजिए, उससे ज्यादा का आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बल्ब का है तो बल्ब का भी लिस्ट उसमें फिक्स है कि आप इस प्रकार का बल्ब यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा वाट का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है फैन में 60 वाट और ये ले रहा है 70 वाट, इसका मतलब तुम्हारा फैन खराब है, आप मेरे बिजली को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना फैन तो चला रहे हैं लेकिन मेरा बिजली तो जा रहा है ना, हम उस बिजली को दूसरे को दे सकते थे लेकिन आपने उसे बर्बाद कर दिया। तो उसके लिए क्या किया, वो कुछ जितना भी डिवाइस है ना सबका एक रेटिंग फिक्स कर दिया। जैसे फ्लोरेंस ट्यूब है, उसका मतलब ये जो ट्यूब है 40 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपका ज्यादा है उसे मालूम चल गया वो तुमको फाइन कर देगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 40 वाट में काम चल जाएगा। तो इस चीजों को तुमको ध्यान रखना है। पैसा कितना लग रहा है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, वो ज्यादा कंज्यूमर को पावर दे सके ये ज्यादा मैटर करता है। सॉकेट, जो तुम्हारा सॉकेट है या फिर सीलिंग फैन है या लैंप है उसका 60 वाट होना चाहिए रेटिंग, पावर जो कंज्यूम कर रहा है। मरकरी वाइपर लैंप वो 80 वाट होना चाहिए, और भी आगे आएगा बहुत सारा। ठीक है, तो वो सबका लिस्ट हमें ध्यान में रखना है। अब देखो इतना हो गया, अब हम इसके आगे देखते हैं। उसके बाद ये फिक्स किया कि आप जो सब सर्किट बना रहे हैं, मतलब एक रूम में जो लाइन ले जा रहे हैं वो 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तुमको दे दिया, मतलब क्या हो गया, अब हम सब कुछ तो एक रूम में नहीं रख सकते, एज अ लीगल प्रोसेस सब कुछ एक रूम में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इतना जानकारी रखो कम से कम कि तुम्हारे पास अगर 10 रूम है तो कोशिश करो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेने का, ताकि पावर इक्वली बैलेंस के रूप में तुमको मिल सके, किसी एक पे लोड प्रॉपरली ना पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे तुमको यहाँ भी बोल दिया है कि आपको 100 वाट तक आपको सब सर्किट में पावर देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है एज अ रूल रेगुलेशन। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू ISI द मैक्सिमम पावर लोड इन सब सर्किट शुड नॉट मोर देन 2000 वाट। मैक्सिमम पावर लोड सब सर्किट का बात किया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टोटल लाइटनिंग लोड, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं ना, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे ट्यूब का बात किया, फैन का बात किया, लैंप का, तो जो लाइट वाला लोड है उसका कुछ रेटिंग बताया कि आप 40 वाट 60 वाट 80 वाट का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल लाइट वाला आप 800 वाट तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम जो ओवरऑल तुम्हारा सर्किट है उसका 2000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीजों को हमको ध्यान में रखना है। ये सब तुम्हारा बस एक रेटिंग देते जा रहा है, उसको ध्यान में रखते जाएंगे। पावर लोड का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा ओवरऑल लोड, उसका लोड 2000 वाट से ज्यादा नहीं। उसमें हम क्या, उसमें हम AC भी शामिल कर सकते हैं, उसमें हम कूलर भी शामिल कर सकते हैं, तुम्हारा फ्रिज भी शामिल कर सकते हैं, टीवी भी शामिल कर सकते हैं, हर कुछ शामिल कर सकते हैं। पूरा मिला करके 2000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जहां पर लाइटनिंग का केस हो गया, जिसमें तुम्हारा फैन आ जाएगा, लैंप आ जाएगा, बल्ब आ जाएगा, उस केस में 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो सबका क्राइटेरिया देते जा रहा है। फिर कराया द करेंट रेटिंग ऑफ द मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द सर्किट। जो मेरे घर में कितना लोड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, क्या होता है ना, गवर्नमेंट को तुमको इन्फॉर्मेशन देना होता है, आप कितना बिजली यूज कर रहे हैं, तो कितना बिजली यूज कर रहे हैं तो अपने मन से बता देंगे कि हम 2 यूनिट का यूज करेंगे, हम 2 kVA का यूज करेंगे, हम महीना में इतना यूज करेंगे। तो पहले तुमको चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कितना लोड है। कैसे चेक करेंगे, फैन को काउंट करोगे, बल्ब को काउंट करोगे, और फिर जितना डिवाइसेस यूज कर रहे हो, जितना क्या AC यूज कर रहे हो उसको काउंट करोगे, टीवी को काउंट करोगे, फ्रिज को काउंट करोगे। सबको काउंट करने के बाद उसका तुम पावर कैलकुलेट करोगे। हर एक डिवाइसेस का अपना अपना पावर होता है, तो तुम ओवरऑल कितना पावर का यूज कर रहे हो। जब टोटल पावर हो गया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर को हम जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 वाट है, हम बोलेंगे कि हम ठीक है 1200-1300 वाट हमें चाहिए, 1-200 एक्स्ट्रा रखेंगे कि हो सकता है फ्यूचर में 1-2 डिवाइस हमें और लगाना पड़ जाए, तो हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम अति कर लेते हैं। तो उस चीजों में हमें ध्यान देना है। वही बोल रहा है कि आपका जो रेटिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और मेन स्विच बॉक्स आप उसके अनुसार डिसाइड करिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 वाट का हमको जरूरत है, तो 1000 वाट का तुम्हें नीड है। ठीक है, बात को ध्यान देना, 1000 वाट मेरा नीड है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने घर में मेन स्विच लगाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाना है जिसपे कुछ प्रोटेक्शन का डिवाइसेस लगेगा।
तो वो बोलेगा ना कि आपको इसका करंट रेटिंग कितना होना चाहिए। जैसे एमसीबी, हम डबल सर्किट एमसीबी लगा रहे हैं, तो डबल सर्किट एमसीबी 5 एम्पियर का भी होता है, 16 एम्पियर का भी होता है, 32 एम्पियर का भी होता है, 64 एम्पियर का भी होता है, उससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, तो तुम कौन सा एम्पियर का यूज करोगे? तो हम बोलेंगे ना, चलो ठीक है, 1000 वाट है, तो हम करंट कैसे निकालेंगे? तो 220 वोल्ट मेरे घर में आ रहा है मान लिया जाए, तो 220 वोल्ट आ रहा है, तो पावर का वैल्यू जानते हो कि P इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, वी आई और हम cos फाइव करके ले लेते हैं, क्योंकि cos फाइव फिक्स है, 0.8 ही रहेगा। तो हम P इक्वल टू वी हमको मालूम है 220 इंटू आई नहीं मालूम है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, P का वैल्यू भी मालूम है। यहाँ से जो भी आई का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा करंट का रेटिंग होगा उस डिवाइस के लिए। ठीक है, हम वहां से करंट का रेटिंग निकाल लिए ना, तो वो तो हम पे डिपेंड कर गया कि हम कैसा यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा वो कितना कैपेसिटी का होगा, कि वो कितना करंट को बर्दाश्त कर सके। तो इतना जान लो कि कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस होता है वो करंट रेटिंग पे आता है, वो करंट रेटिंग तुम्हें निकालने आना चाहिए। अगर तुम एक रूम में कोई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहे हो, या तुम कोई मेन जो तुम्हारा लाइन जहां से इन किया वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहे हो, जहां पे लगा रहे हो वहां के बाद का टोटल पावर, अगर हम रूम में लगा रहे हैं तो रूम में कितना पावर जा रहा है, ठीक है, उसको हम वहां से आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, मतलब पी का वैल्यू हम उस रूम वाला पी का वैल्यू देंगे। तो अच्छे से तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए कि करंट रेटिंग हमें कितना नीड हो रहा है, उसके अनुसार हम डिवाइसेस को यूज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समझ में आ रहा है इतना? शुभम क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, द केबल यूज्ड इन इंस्टॉलेशन शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम डैम्पनेस, फायर, केमिकल फ्यूम्स एंड लीकेज। क्या कर रहा है, जब हम इंस्टॉलेशन हम करेंगे तो हमें इस चीजों को ध्यान रखना होगा कि वो मतलब केमिकल के साथ रिएक्ट ना हो, वो लीकेज, उसमें करंट का लीकेज ना हो। ठीक है, मतलब इंसुलेशन सही होना चाहिए, मतलब। और उसके बाद फिर कह सकते हैं देयर फॉर ऑल मेटल कवरिंग प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ केबल मस्ट बी अर्थ so that there is no damage due to leakage of the installation। अब एक चीज ध्यान देना, जब कोई तुम डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो या फिर तुम जब वायरिंग कर रहे हो, तो वायरिंग में देखो दो पॉइंट होता है। एक तो तुम्हारा पॉजिटिव तो हो ही गया, ठीक है, एक तो पॉजिटिव हो ही गया और एक पॉइंट नेगेटिव हो ही गया। उसके बाद एक पॉइंट और तुम्हें लेना होता है, अर्थिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए होगे वायरिंग में 3 कनेक्शन जाता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो जाता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल जाता है, और एक जाता है साथ में अर्थिंग वायर। ठीक है, तो हर एक वायरिंग में हम अर्थिंग वायर को जरूर रखेंगे, एकदम नेसेसरी रखना है इसको। उसके बाद जितना भी मेटल का डिवाइसेस है, जिसका बॉडी मेटल का है, ठीक है, तुम्हारा डिवाइसेस जितना भी मेटल का डिवाइसेस है जिसका बॉडी मेटल का है, तुम उस बॉडी को फुल्ली अर्थ करोगे, वो बहुत नेसेसरी है। वो अर्थ किससे करेंगे? इस अर्थिंग वायर से उसे अर्थ करेंगे। ठीक है, तो फुल्ली अर्थ होना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार का अगर फॉल्ट आए वो तुरंत ग्राउंड हो सके, उस मेटल में करंट ना पास कर सके, कोई लीकेज करंट नहीं आए। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, जैसे देखते हुए जैसे किसी का लैपटॉप ना, मतलब बाहरी मतलब जो बॉडी है वो मेटल का होगा, तो जिस घर में 2 वायर का कनेक्शन होगा उस मेटल में उसको लाइन आता होगा। ठीक है, तुम कॉलेज में लगाओ, कॉलेज में तुमको मतलब हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, वही लैपटॉप तुमको कॉलेज में झटका नहीं देगा, लेकिन वही लैपटॉप तुम्हारे घर में झटका दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे घर में 2 वायर का वायरिंग किया हुआ है, कॉलेज में तुम्हारा 3 वायर का वायरिंग किया हुआ है, उसमें एक अर्थिंग पॉइंट है, तो वो अर्थिंग पॉइंट तुम्हारा लीकेज करंट को वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है, या फिर कभी कभी आयरन भी देखते होगे कि आयरन कर रहे हो तो आयरन के बॉडी पे करंट आ रहा है। ठीक है, वो कब आएगा? जब 2 में लाइन जा रहा है,
सिर्फ न्यूट्रल और पॉजिटिव उसको मिल रहा है तो उसके बॉडी में करंट आ जाता है। लेकिन अगर उसमें 3 वायर है, मतलब एक अर्थिंग का वायर भी है, तो आयरन की बॉडी में करंट नहीं आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जो बॉडी वाला लीकेज करंट है वो फुल्ली ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अर्थिंग वायर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फिर देखो, नेक्स्ट कर रहा है, इन डोमेस्टिक वायरिंग द वॉल सॉकेट यूज्ड मस्ट हैव एन अर्थ पॉइंट कनेक्शन। वही आ गया ना, जो तुम्हारा सॉकेट बनेगा, सॉकेट करने का मतलब क्या हो गया, कोई कैसा होता है देखने में, यही तो होता है ना सॉकेट, इस प्रकार से रहता है कनेक्शन। ये तुम्हारा जो सॉकेट है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसी में तुम्हारा अर्थिंग पॉइंट होता है, और ये इसमें तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। ये पॉजिटिव तो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये अर्थिंग वाला इसी में रहेगा, और यही तुमको बॉडी के लीकेज करंट से बचाता है। तो यही बोल रहा है कि जो सॉकेट है, सॉकेट में एकदम नेसेसरी होना चाहिए कि आपको एक अर्थ पॉइंट आपको देना ही देना है, ठीक है, ताकि किसी भी डिवाइसेस में लीकेज करंट ना हो। अगर होगा तो वो इस पॉइंट के साथ वो अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दोगे, तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये बड़ा किस लिए होता है, ये सब इसके रेस्पेक्ट में ना, ये छोटा होता है इसका रेडियस, लेकिन इसका रेडियस बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर लीकेज करंट होगा तो वो इससे अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मैकेनिकल प्रोटेक्शन दोनों को देख करके यहाँ पर से इसको दिया जाता है, क्योंकि लीकेज करंट कुछ भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सरफेस उसका हाई होना चाहिए, इसीलिए इसका सरफेस को हम लार्ज करके रखते हैं। नहीं तो ऐसे हम इसके इक्वल भी रख सकते थे, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको बड़ा रखें, क्योंकि इससे ज्यादा करंट इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। ये छोटा है, जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा करंट को ही ये ऊपर वाला बर्दाश्त करेगा, इसलिए अर्थिंग में रेडियस बढ़ा करके देते हैं। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ये तो इंड हो गया। सब जल्दी से ज्वाइन कर जाना।